श्रीमती निर्गुनिया लगभग 2 घंटे तक मेरे लिखे हुए अपने जीवन प्रसंगों को सुनती रहीं और फिर कहा, आपने तो मेरी तस्वीर ही खींच कर रख दी। बहुत अच्छा लिखा है। मुझे लगता है कि आपकी बतलाई हुई बातों में से मुझसे कुछ कुछ बातें छूट गई हैं। उनकी ओर ध्यान दिलाइए। अरे बाबूजी, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, पर सब कुछ तो याद नहीं रहता ना हमें। बस खास खास बातों पर ही हमारी नजर टिकी रहती है। आपने सब कुछ तो लिख दिया है। हाँ, ये जो आपने मसूरिया दिन के जेल खाने जैसे घर में मुझसे कपड़े वपड़े फड़वाए हैं ये ठीक नहीं है। फिट्स मुझे जरूर पड़ते थे, पर मैं सदा से ही जी की कड़ियल थी। कहकर श्रीमती निर्गुनिया उठी। खिड़की से खेत में काम करते हुए अपने नौकरों को देखा। फिर मुझे देखकर कहा, अरे ओ कमीने, बैठे बैठे हुक्का पी रहे हो और ये काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? मैं बताए देती हूँ, आज जो ये आलू की खुदाई पूरी ना हुई तो न चना चबाना दूंगी और न खाना। बनना सालों भूखे। खिड़की से पलटते हुए मुझसे कहा, आप लोगों ने समाजवाद समाजवाद कहकर इन मजदूरों का दिमाग खराब कर दिया है। मैं तो कहती हूँ इस समाजवाद से देश का एकदम चौपट हो गया है। काम काज करते नहीं हैं, पैसा लाओ, खाना लाओ। आप ये समझ लीजिए बाबूजी कि उन दिनों मेरा नन्हा गोदी में था और शकुंतला 1.5 बरस की थी। इनके मरने से जो मुसीबत पड़ी तो मैं सवेरे 6 साढ़े 6 बजे से गलियां साफ करने निकल पड़ती थी और 9 बजे तक गलियों की झाड़ू पोछा का काम करके 25 घर कमाती थी। और हमें उस जमाने में मिलता क्या था? किसी घर से दुअन्नी, किसी घर से चवन्नी, बस। इस पर भी दरोगा जमादार जूतों गालियों से हमसे बात किया करते थे। और अब तो काम के ना काम के, दुश्मन अनाज की ठेंगा दिखाते हैं। और महंगाई भत्ता लाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, यूनियन करके कमाई का रेट भी बढ़वाओ। हिंदुस्तान की 7 कौमों में नमक हरामी बढ़ गई है। मैंने कहा, आपने देश की बढ़ती हुई हरामखोरी तो देखी, मगर यह नहीं बखान किया कि तब से आज तक आपकी, मेरा मतलब है मेहतर समाज की सामाजिक हैसियत भी तो कितनी बदल चुकी है। आपने अपनी बातों में मुझे और मेहतर जात को अलग अलग क्यों कर दिया बाबूजी? अब तो मैं मेहतर ही हूँ और आप लोगों की जात से अपनी जात को ऊंचा समझती हूँ। निर्गुनिया जी के जातीय स्वाभिमान के चढ़े तेवर देखकर मेरी भी वह बहसिया प्रवृत्ति जागी जो वकीलों और पत्रकारों की अपनी विशेषता होती है। मैंने पूछा, आपने पिछली बार मुझे बतलाया था और मैंने उस बात को लिखा भी है, जब आपकी ममिया सास ने आपको सुअर का मांस पकाने के लिए कहा था। बीड़ी का कश खींचने के लिए उठा हुआ उनका हाथ जहां का तहां ठहर गया। मेरी ओर एक बार अपनी पैनी और शोक चुंबक नजरों से देखा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोला, आप तो बड़े बड़े वकीलों को भी कान काटते हैं। सच है बाबूजी, मैं तब ब्राह्मणी थी। मांस मछली की बात तो दूर, मैंने अपने हाथ से प्याज लहसुन तक कभी नहीं छुआ था। फिर आपने अपनी ममिया सास का आज्ञा पालन किया कि नहीं? कैसे करती बाबूजी? बैठे बैठे रोती रही। वह तो कहो खुदा मेहरबान था। इनके आगे रोई तो पूछा क्या बात है। मैंने बतलाया कि मेरे बाप दादों की 7 पुश्तों ने भी यह निखद्द चीज हाथ से नहीं छुई, तो मैं कैसे छूऊंगी। ये छूटते ही बोले, तुम्हारे बाप दादों की 7 पुश्तों की औरतों में कोई मेहतर के साथ घर छोड़कर भागी भी नहीं होगी, फिर तुम क्यों भाग आई मेरे साथ? सच ही कहती हूँ बाबूजी, मैं कट के रह गई थी। उस वक्त कुछ जवाब न सूझा
तो उनकी छाती में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने ही पकाया। माफ कीजिए, ये आलिंगन प्यार का था या बेबसी का? बेबसी तो थी ही। मेरा ये मरुदुआ ही मेरी बेबसी में मुझे मिला था, लेकिन चाह नहीं थी, ये कैसे कहूं। प्यार करना कोई आसान काम नहीं है बाबूजी। प्रेम में पूरी तपस्या होती है। बाकी ये जरूर है कि प्रेम के जोश में तपस्या की परेशानी कभी महसूस नहीं होती। अनुभवी स्त्री की इस बात ने मन को दर्शन वाले कोठे पर पहुंचा दिया। श्रीमती निर्गुण देवी मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रही थी। वह सुंदरता जो कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों पर सूर्योदय के समय और कन्याकुमारी के तट पर सूर्यास्त के समय ही देखने को मिलती है। वह सौंदर्य जो न कुछ मांगता है न देता है, केवल मन भर देता है। यह अजीब अनुभव था कि ठर्रा और बीड़ी पीने वाली आवेश में आने पर अश्लील से अश्लील गालियां मुंह से निसंकोच निकालने वाली यह औरत मुझे बड़ी पवित्र लगती थी। यहाँ अपने जी की बात कहूँ कि श्रीमती निर्गुनिया के प्रति यह पवित्र भावना मेरे मन में कभी कभी विद्रोह भी भरने लगती थी। एक स्त्री जिसने सेक्स की भूख के लिए अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया हो, जिसकी भूख के तौर तरीके भी सभ्यता के मापदंडों से बहुत नीचे गिर गए हों, उसके प्रति ये आदर और पवित्रता की भावना प्रतिष्ठा करना अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूं, स्वयं अपने ही मन से यह आदर देने को मैं मजबूर था। सारी दुष्चरिता में मैं भी कैसा ऊंचा चरित्र था, बिल्कुल शराब की तरह हलक से नीचे जाकर सर पर चढ़ने वाली। उन्होंने ही पकाया, मगर मेरी घिन भी छुड़ा दी। पहले छूने में भी उबकाइयां आती थी, अब उनके तानों ने छूना पकाना क्या, छटकारे लेकर खिलाना भी सिखा दिया था बाबूजी। खैर, यह तो होता ही है। अब आप मुझे यह बताइए कि आपके पति मोहना से मोहना डाकू कैसे बने? मैंने प्रश्न किया। वे फिर सुनाने लगी। देर तक सुनाती रही। दोपहर को खाने के समय तक मैं घर लौट आया। उस दिन की सुनी हुई बातें मन में दृश्य पट पर रास्ते भर सजीव चित्रों सी उभरती हुई चली गईं। उन चित्रों में एक ही चित्र यथार्थ था, श्रीमती निर्गुनिया का। बाकी सारे चेहरे काल्पनिक ही उभरते थे। मैंने अपनी लेखनशाला की पिछवाड़े वाली मेहतर बस्ती के अनेक चेहरे श्रीमती निर्गुनिया की जीवन कथा के प्रसंगों में तरह तरह से जोड़ लिए। ताड़ सी लंबी और तवे से काली झुर्रियों भरी देह वाली खैरातन मेहतरानी मेरी कल्पना में निर्गुनिया की कर्कशा ममिया सास बनकर आ रही थी। उसके ममिया ससुर के रूप में भी मेहतर बस्ती का ही एक चेहरा मेरे मन में आ गया था। उसी शाम कहीं बाहर न जाकर मैं श्रीमती निर्गुनिया की आगे की जीवन कथा लिखने बैठ गया।